हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ज्योग्राफी और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मृदा यानी सॉइल। मृदा की इंपॉर्टेंस क्या क्या है पहले ये जान लीजिए। मृदा की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे आप ग्रुप ए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, एक नंबर आपके फिक्स है। ये सबका सही होता है, जिनका सिलेक्शन होता है उनका तो सही होता है। और आपको वो सिलेक्शन लेना है तो मृदा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, ए बी सी डी ग्रुप जो है यहाँ तो आपका इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो मेंस का पेपर होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर अल्टरनेट ईयर पे। ठीक है, किसी दिन किसी साल आ गया, किसी साल नहीं आया तो फिर अगले साल आ गया। अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे चर्चा करेंगे डिटेल में। आज की वीडियो की जो खासियत है वो क्या है, हम क्या क्या कवर करेंगे इस पर शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। पहला, मृदा की परिभाषा क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। मृदा के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं इस पर हम बात करेंगे। मृदा का जो रंग है, जैसे लाल मृदा है तो लाल रंग क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। काली मृदा है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका रंग काला क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। पीला हुआ लाल वाला मृदा तो कैसे हुआ, लाल से पीला, लाल से पीला तो कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। अब बात करेंगे कि जो मृदा है इसमें जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज तत्व की अधिकता है और कौन कौन से खनिज तत्व की कमी है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम बात करेंगे कि मृदा से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे अम्लीय मृदा की कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ क्षारीय मृदा की समस्या होती हैं, कुछ लवणीय मृदा की समस्या होती हैं। किसी कृषि मृदा में आपका नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, किसी मृदा में आपकी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, किसी में ह्यूमस ज़्यादा है, किसी में ह्यूमस कम है। तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए, मृदा से जुड़ी जो समस्या है, समस्या है तो समाधान होना जरूरी है, तो ये मेंस का टॉपिक है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और एक वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा सॉइल प्रोफाइल पे, ठीक है, मृदा संस्तर पे, वो आपका सेकंड पार्ट में कवर होगा, वो भी मेंस का टॉपिक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। अगर हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपके लिए मृदा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि जिस देश में आपका जन्म हुआ है, जिस देश की मिट्टी से जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, मिट्टी से अन्न उत्पन्न हुआ, ठीक, तो अन्न आप ग्रहण करते हैं और ये आपका फ्यूल की तरह काम करता है। तो अगर अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, ये आप खुद से प्रश्न पूछिए कि अगर मृदा नहीं होती तो अन्न उत्पन्न नहीं होता, अन्न उत्पन्न नहीं होता तो आप खाते क्या। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि एक बचपन से आप लोग गाना सुने होंगे, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। तो सोना तो मान लीजिए उगल रही है, चट्टानों से आप धारवाड़ का चट्टान देखे होंगे तो वहाँ से तो आपको सोना मिल रहा है, लेकिन सोना का एक मतलब और भी है, वो है अन्न। ठीक, एक मतलब आपके सामने अगर हम अन्न रख दें और सोना रख दें तो आप क्या खा के जिंदा रहेंगे, ये स्वयं से प्रश्न पूछिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज क्या क्या हम कवर करेंगे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, उसका फिर हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉइल पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा जो है, ठीक है, ये कवर हो जाएगा आपका। काली मृदा, ब्लैक सॉइल कवर हो जाएगा, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा, लेटराइट सॉइल, ठीक है, माउंटेन सॉइल। उसके बाद फिर माउंटेन सॉइल मतलब आपका जो पर्वतीय मृदा है या वन मृदा। उसके बाद फिर जो अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, लवणीय मृदा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे पिटमय मृदा या दलदली मृदा जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ये जो नोट्स है मैपिंग के थ्रू आप देख लीजिए, ये हम लोग कवर करेंगे। मेंस के भी टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। मृदा अपरदन की जो समस्या है उसका समाधान क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं शुरुआत से। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मृदा कितने प्रकार की हैं, तो 8 प्रकार की हैं। इसका जो डेफिनेशन है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि कितने प्रकार हैं इसके। तो 8 प्रकार हैं, कौन कौन से, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, माउंटेन, डेजर्ट, पीटी और सेलाइन, अल्कलाइन और एसिडिक, ये हो गए। दूसरा हम बात करेंगे कि ये देखिए जलोढ़ मृदा आपकी शुरुआत हो गई, कौन सी, एलुवियल सॉइल की, मतलब जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा की जो डेफिनेशन है दोस्तों, अगर हम इस पर बात करें तो जलोढ़ मृदा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो यह है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदी द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वही जलोढ़ मृदा है। कैसे, इस पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपका क्या है, हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ का उद्गम हो रहा है या किसी भी पर्वतीय क्षेत्र से आपका नदियों का उद्गम हो रहा है, तो ये क्या काम करती हैं कि अपने गिरिपथ क्षेत्र में प्रवेश करती हैं ढलान के थ्रू। तो ये जो आपका भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं तो इसके नीचे से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। अब इसके आगे जब नदियाँ बढ़ती हैं तो तराई क्षेत्र में आती हैं, तराई क्षेत्र से जब आगे बढ़ती हैं नदियाँ तो मैदानी क्षेत्र में आती हैं, और वहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, जलोढ़ मृदा।
ये अपने साथ जो गाद लेके आती हैं, ठीक है, वही जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब देखिए नदियों का पानी जहाँ पे पहुँच जाता है, जैसे ये नदी का पानी है, जहाँ पहुँच जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। लेकिन जो उच्च भूमि है, जहाँ नदियों का पानी नहीं प्रवेश कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये आपका डिफरेंस वाला हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका पर्वत हो गया, ठीक, मान के चलिए हिमालय वाला पर्वत हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, नदियों का उद्गम हो रहा है। नदियों का उद्गम हुआ, भाबर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नदियाँ विलुप्त होती हुई दिख रही हैं। उसके बाद फिर तराई क्षेत्र में आया, तराई क्षेत्र के बाद जिन क्षेत्रों में नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, जब कभी भी बाढ़ आ जाता है तो इनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विस्तार हो जाता है इनके क्षेत्रों में। तो जिन क्षेत्रों में ये नदी का पानी पहुँच जाता है उसे खादर कहते हैं, और जिसमें जो उच्च भूमि है जहाँ नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश का मैप पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपका सोनभद्र वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका बलिया हो गया, और ये महाराजगंज से लेके आपका ये सहारनपुर हो गया, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया जब यूपी स्पेशल आप क्लास देख रहे होंगे मेरा, तो 19 वीडियो है वहाँ पे। ये ललितपुर हो गया, ये आपका सोनभद्र हो गया, ये बलिया हो गया, ये महाराजगंज हो गया, ये सहारनपुर, और ये शामली डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसी से सटा हुआ है आपका उत्तराखंड, और यहाँ पे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक, और ये हो गया आपका नेपाल। अब देखिए उत्तराखंड का जो जिला है उत्तरकाशी, यहाँ से आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री का उद्गम स्थल है। जब गंगोत्री यमुनोत्री आपकी यहाँ सबसे पहले मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है, हरिद्वार, ठीक, हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और यूपी में कहाँ से गंगा प्रवाहित होती है या प्रवेश करती है, सबसे पहले आपका है कौन सा, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये देखिए पहला तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा आपका झारखंड हो गया, चौथा हो गया आपका सॉरी यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है, फिर झारखंड का हो गया, और फिर वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद आपका बे ऑफ बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। अब देखिए ये चीज़ तो बात हो गई आपकी कि गंगा का प्रवाह जो है, तो ये जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेंगी, और इसी में आपको खादर भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको बांगर भी देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं जब हम इस पर आएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो मृदा है, ठीक है, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम जलोढ़ की बात की है। ऐसा नहीं कि यूपी में पूरा जलोढ़ मृदा ही है, कुछ कुछ काली मिट्टी भी आपको मिलेंगी, कुछ लाल मिट्टी भी मिलेंगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए काली मृदा। अगर आप चट्टान वाला वीडियो देखे होंगे तो चट्टान वीडियो में मैंने क्या बताया था कि ये आपका क्या है, ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, ठीक। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ है इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्मा कहते हैं। और जब ये आंतरिक भाग से बहिर्भाग में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। जैसे आपका घर का नाम चिंटू मिंटू पिंटू होगा, लेकिन जब आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपका नाम चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से ये मैग्मा है आंतरिक भाग में घर में, और जब बाहर निकलता है तो उसका नाम लावा हो जाता है। जब देखिए लावा जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो लावा का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, ठीक। अब लावा देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो लावा यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये अगर चट्टान वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने क्लियर किया है कि जो जिस लावा में 2 टाइप की लावा होती है, एक एसिडिक एक बेसिक, ठीक है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो कैसा नेचर होता है, उसका बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर हुआ और सिलिका की मात्रा कम है, तो जब सिलिका की मात्रा कम है तो इसका फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फ्लो ज़्यादा होगा तो ये बाहर आ जाएंगी, और जब बाहर आएंगे तो ये फैलेंगी, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम है। सिलिका की मात्रा कम है तो ये फैलेंगी, और जब फैलेंगी तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में भी आई हैं तो ये क्या होंगे कि तेज़ी से ठंडा होना चालू हो जाएंगे, और जब ठंडा होंगे तो ठंडा होने के पश्चात ये क्या होंगे कि चट्टान का रूप धारण कर लेंगे। एक चीज़ मैंने चट्टान में ये भी क्लियर किया था कि जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो डार्क होगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का। तो ये जो चट्टान होगा ये ब्लैक नेचर में हो जाएगा, ठीक। और जब ब्लैक हो गया तो जब इस अग्नेय चट्टान कहते हैं इसे, बेसाल्टिक चट्टान, तो अग्नेय चट्टान का जब अपर्दन होगा, ठीक है, इसमें टूट फूट होगी तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक सॉइल बन जाएगी, ठीक। ब्लैक सॉइल आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि जो आपका लाल और पीली मृदा है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आप पहले इमेज देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा किए तो फिर आगे आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो ये लाल और पीली मृदा हो गई, ठीक है। बस यहाँ शॉर्ट में ये बता देते हैं कि लाल मृदा ही होती है, और जब ये जल के कॉन्टैक्ट में आती है, जल के संपर्क में आती है, तो इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका लेटराइट मृदा हो गया, ठीक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसका फिर हम चर्चा करेंगे ये जो आपका माउंटेन सॉइल है, ठीक है, पर्वतीय मृदा है या वन मृदा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें ह्यूमस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपका एसिडिक सॉइल है,
ठीक, और ये आपका बेसिक सॉइल है, और एक आपका आएगा सैलाइन सॉइल। ये कैसे होता है? ये बेसिक सॉइल का ही है, लेकिन इसमें किस कारण से ये सैलिनिटी में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जब अधिकता हो जाती है तब ये लवणीय मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख रहे हैं सॉइल, मतलब ये आपको दिखेगा साल्ट है ये, ठीक। अत्यधिक सिंचाई के कारण ये ऐसा दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर अब बात करेंगे कि जो आपका एक पिटमय मृदा होगी, जो आपका ये वाला है तटीय क्षेत्र है, ठीक। तटीय क्षेत्र जो है यहाँ आपको दलदली मृदा देखने को मिलेगी, जैसे उड़ीसा का कुछ पार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे ये आपकी जो पिटमय मृदा है, इसकी जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे उड़ीसा हो गया आपका, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट आपके आंध्र प्रदेश के हो गए, ये गुजरात वाला बेल्ट हो गया, ठीक है। तो इधर आपको पिटमय मृदा दिखेगी, यानी दलदली क्षेत्र जो है आपका, ठीक है। ये कच्छ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं मृदा। मृदा की परिभाषा क्या है दोस्तों, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है आपका पृथ्वी है, ठीक। उसके बाद फिर पृथ्वी पे जो इसकी जो पहली परत आपको देखने को मिलेगी, ये चट्टान है, ठीक। और यही चट्टान जब टूट फूट होती है इसमें, तो ये क्या बन जाती है, मृदा बन जाती है। यही चट्टान जब टूट फूट होती है इसमें, तो ये आपकी मृदा बन जाती है, ठीक। ये आपका अर्थ हो गया, और इसका फिर ये पिंक वाला जो है आपका, ये हो गया आपका रॉक, और ये जो ब्लू से है वायलेट कलर, ये आपका हो गया सॉयल, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक, क्या, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम, बारीक जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक का जो मिश्रण कण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं कि चट्टान की। तो मृदा की जैसे जो लेयर अगर हम हटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मृदा की जब लेयर हट जाएगी तो आपको चट्टान देखने को मिलेगा। ये चीज़ होगी क्लियर आपको। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं मृदा के कितने प्रकार हैं। तो ये 8 प्रकार पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एक बार शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी कौन सी मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय मृदा, पिटमय मृदा और जैव मृदा, ठीक। ये आपके मृदा के प्रकार हो गए। अब चलिए एक एक करके हम लोग मृदा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। देखिए, स्टार्टिंग में तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग, देखिए जलोढ़ मृदा पे। इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक। और डेफिनेशन तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा कहा गया है कि 33.5% भूभाग पे आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा ही आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अगर इसका कितने किलोमीटर की बात करें, कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो किन किन क्षेत्रों में, ये आप मैपिंग में देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा कि ये जो, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब है, फिर हरियाणा है आपको, ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, और ये आपका गुजरात क्षेत्र है। इधर आपने देख लिया। उसके बाद फिर ये आपका हो गया यूपी वाला बेल्ट। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा बिहार वाला बेल्ट, ठीक। फिर आपको थोड़ा सा झारखंड देखने को मिलेगा, और इधर आपको असम देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो नदियों का हमने क्रम बताया था, यहाँ से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से, उत्तरकाशी जिले से। ये हरिद्वार में आई, उसके बाद फिर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करके ये 5 राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो ये जिधर विस्तार है आपका जलोढ़ मृदा हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके ये असम होते हुए गंगा में आके मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। तो इधर आपको विस्तार देखने को मिला। ये 2 चीज़ें आपकी कवर हो गई। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकल रही है, ताप्ती नदी निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और इधर साबरमती आपका हो गया, लूनी नदी हो गया, राजस्थान से होते हुए यहाँ पे आपका कच्छ के रण में, यहाँ पे आपका ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद फिर बात करेंगे नदियों की कि जैसे इधर ये जो नदियाँ हैं, इनका क्रम क्या है, पूरब से ये पश्चिम की तरफ बह रही हैं, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं वो कौन कौन सी है, एक तो आपकी हो गई महानदी, ठीक। दूसरी होगी आपकी यहाँ से महाराष्ट्र से गोदावरी, ठीक। तीसरी होगी आपकी कृष्णा, चौथी होगी आपकी कावेरी, ठीक। ये हो गई नदियाँ। उसके बाद फिर हिमालय नदी जो है, ठीक है, और प्रायद्वीपी नदी जो है, ये दोनों जो नदियाँ हैं ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, मलबा लेके आती हैं, गाद लेके आती हैं, ठीक है। और जिससे हम लोग का कौन सी मृदा का निर्माण होता है, वो है जलोढ़ मृदा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके रंगों की। कौन कौन से रंग हैं,
ठीक है, इस पर बात करते हैं। देखिए इसका जो रंग है वो आपको धूसर, भस्मी धूसर और भूरा रंग देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये बात करते हैं कि इसकी जो खासियत क्या है। तो सिंचाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है ये। और इसमें क्या कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि चावल की खेती होती है यहाँ पे। ठीक, गेहूँ की खेती होती है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर गन्ना की खेती देखने को मिलेगा, जूट की खेती देखने को मिलेगा, कपास की खेती देखने को मिलेगा, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जी, ये सब हो गई। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, दोमट मृदा। दोमट मृदा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अब जलोढ़ मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार पे चर्चा कर लिए हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 2 टाइप की हैं, एक तो नवीन जलोढ़ और एक प्राचीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। देखिए नवीन जलोढ़ जो है वो क्या है, उर्वर है, लेकिन जो प्राचीन जलोढ़ है, ठीक है, जिसे बांगर कहते हैं, वो ऊसर है, मतलब कम उर्वर है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब भापर वाला जो क्षेत्र हम कहते हैं कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन सा क्षेत्र है, वो गिरिपदी क्षेत्र है। उसकी खासियत क्या है कि ये जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की अधिकता देखने को मिलेगी, जैविक पदार्थ ह्यूमस की अधिकता देखने को मिलेगी, लेकिन फॉस्फेट की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम जलोढ़ मृदा की बात करें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से तत्व जो हैं, खनिज तत्व, किसकी अधिकता देखने को मिलेगी, किसकी कमी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे कि पोटास हो गया, चूना हो गया, जैव पदार्थ हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो इसकी हमको अधिकता देखने को मिलेगी। लेकिन कमी किसकी देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन हो गया, ह्यूमस हो गया, इन दोनों चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। और ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी देखने को मिलती है, तो आपका जो आंसर होगा वो है जलोढ़ और ह्यूमस की। देखिए जितनी भी मृदा आप देखेंगे उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ 2 या 1 कहीं मृदा ऐसी है जो पर्वतीय मृदा है, वहाँ पे आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता देखने को मिलेगी। और जो पर्वतीय मतलब जो फुट हिल्स है, ठीक है, गिरिपथ जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन की अधिकता देखने को मिलेगी और ह्यूमस की अधिकता। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा PYQ के लिए। अब देखिए नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, ऐसी फसलों का हमको बुआई करनी चाहिए। कौन सी, फलीदार फसलें जो हैं, जैसे दलहनी फसलें हैं, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ठीक, और दलहनी फसलें जितनी भी दाल हैं, अरहर और, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, तो इसकी हमको खेती करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो जलोढ़ मृदा हो गया आपका। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रवे होते हैं, ठीक है, काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं, और उसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज होता है, तो जिसके कारण ये जल धारण काफ़ी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक, कौवा वाली कहानी सुने होंगे आप कि जो घड़ा है, ठीक, इसमें क्या करता है कि बड़े बड़े पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, और इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाती है, तो पानी यहाँ ऊपर आ गया, नीचे पत्थर बैठ गया, तो जल धारण बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ क्लियर होगा, स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है जो। अब हम बात करते हैं कि काली मृदा के बारे में, मतलब ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की खासियत क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, ये तो हम चर्चा कर लिए स्टार्टिंग में, ठीक, वॉल्केनिक वाला एरप्शन जो हुआ था। अब बात करते हैं इसकी जो खासियत है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा रेगुर मृदा के नाम से जाता है, कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल चेरनोजम जो है आपका, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ूंगा उसमें जब सॉइल का प्रकार बताऊंगा तब ये डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये देखिए जो मृदा की खासियत है काली मृदा की, वो क्या है कि स्वतः जुताई वाली मृदा है। मतलब जैसे ये आपका ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक, ये ब्लैक सॉइल है आपका। ब्लैक सॉइल में क्या हुआ कि जब वर्षा हुई, ठीक, वर्षा के कारण क्या होता है कि, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जब वर्षा हुई, ठीक, तो इसमें जल धारण क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वर्षा के कारण ये जो मृदा है ये चिपचिपी हो जाती है और थोड़ी सी फूल जाती है। जब फूल गई ये मृदा तो क्या होगा कि सूखने के बाद ये काफ़ी कठोर हो जाएंगी, कठोर होने के बाद ये क्या होंगे कि इसमें दरार बनना चालू हो जाएगा, और जब दरार बनना चालू हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मानो जैसे स्वयं जुताई हो गई है, इसकी ट्रैक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, बाकी मृदा में क्या है कि फसल बोने से पहले ट्रैक्टर से इसकी जुताई की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दरार ऐसा बनेगा कि जैसे लगेगा कि स्वतः जुताई हो गई, तो जुताई की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और कपास के लिए इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका जो निर्माण है उस पर हम बात कर चुके हैं, कैसे होता है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण, उसके टूट फूट से। उसके बाद फिर बात करते हैं कि किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो जिन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो है, एक तो आपका गुजरात हो गया ये वाला, उसका फिर हो गया आपका जो मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक, कुछ उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाएंगी, कुछ राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र वाला, कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक वाला, कुछ आपको तमिलनाडु, और कुछ ये झारखंड वाला बेल्ट। ठीक, तो ये चीज़ हो गई काली मृदा के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा
जो वहाँ पे टी भट्टाचार्य थे, उन्होंने कहा था कि काली मृदा जो है वो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। अगर पूरे भारत के भूभाग की बात करेंगे तो 16.6% पे इसका क्या है, मतलब इतने क्षेत्रों में ये कवर होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, एलुवियल है। उसके बाद फिर क्या आपको मिलेगा, रेड सॉइल मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। तो ये आप क्रम याद रखिएगा। अभी रेड सॉइल पे बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कितना परसेंट कवर कर रहा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि काली मृदा जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका जो रंग होता है वो काला क्यों है। काला रंग इसलिए नहीं है कि इसे फेयर लवली नहीं मिला, काला रंग इसलिए है कि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है और जीवांश के कारण इसका जो रंग है वो काला है। और बेसाल्ट के कारण तो आपने जाना ही कि अग्नि चट्टान से बना हुआ है तो उस रंग से भी। लेकिन अगर कोई मिनरल की बात करेंगे कि किस कारण से इसका रंग काला है तो इस वजह से आप बताइएगा। ये मत बोलिएगा कि फेयर लवली नहीं था इसके पास तो इसलिए काला है। और देखिए रंग की बात करेंगे तो इसका जो रंग है वो काला, गहरा काला और हल्का काला, चेस्टनट की तरह। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जल धारण है, ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि जल धारण क्षमता इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और जल धारण सबसे कम किस में है, आपका जलोढ़ में देखने को मिलेगा। और एक जब मरुस्थली की बात करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। कन्फ्यूज होंगे ना मरुस्थली में कि जल धारण तो इसमें ज़्यादा होगा कम होगा, तो कम होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए भीगने पे क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है और ठोस हो जाती है। और सूखने पे अकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये ब्लैक सॉइल है, ठीक, इसमें पानी आया, ठीक, तो ये चिपचिपी हो गई और चिपचिपी होने के कारण फूल गई। और जब फूल गई तो सूखी, और जब सूख गई तो ये क्या हो गई, थोड़ी सी संकुचन हुआ इसमें। और जब संकुचन हुआ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले फैलाव हुआ था, अब क्या होगा, संकुचन होगा। और फिर पानी पड़ा तो फिर इसका फैलाव होगा, फिर संकुचन होगा सूखने पे। तो फैलाव और संकुचन जब दोनों क्रिया साथ में हो रही हैं, ठीक है, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा दरार हो जाती है। ठीक है, और दरार देखने को मिलता है, फिर आपको लगेगा कि ये स्वतः जुताई वाली है। ये चीज़ हो गई। अब क्रैप्स के अनुसार क्या उन्होंने कहा था कि ये मृदा परिपक्व है, ठीक, स्वतः जुताई कर सकती है। उसके फिर बात करेंगे इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है और किस पदार्थ की कमी होती है। तो देखिए अधिकता जो है वो लोहा हो गया, चूना हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये अधिकता है। कमी किस चीज़ की है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की। नाइट्रोजन और ह्यूमस सब में कमी होगी, लेकिन सिर्फ एक मृदा ऐसी है जो है आपकी पर्वतीय मृदा, उसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये आपका स्लाइड क्लियर हो गया। कौन कौन से अभी तक हम लोग पढ़े, एक तो जलोढ़, एक काली मृदा। अब देखिए अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा पे। ठीक, लाल और पीली मृदा की जो क्षेत्र है, कितने क्षेत्रों पे इसका विस्तार है, उस पर हम बात करते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है कि 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर पे इसका जो क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं हम लोग कि 26.8% भाग पे इसका भूभाग क्षेत्र है, इतने क्षेत्रों में ये विस्तृत है। अब देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि एलुवियल सॉइल है, कहीं कहीं आपको 40% देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 33%। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एलुवियल के बाद कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, रेड हो जाएगा, फिर आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। उसके बाद फिर निर्माण वाला जो है क्षेत्र इसका, तो निर्माण इसका कैसे हो रहा है रेड सॉइल का। देखिए ब्लैक सॉइल का निर्माण तो ज्वालामुखी वाला अग्नि चट्टान से हुआ था, इसका जो हुआ था ये रूपांतरित चट्टान मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगा आपका, चट्टान वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा ये। तो इसमें जो रवेदार हैं, ठीक, और जो कायांतरित चट्टान है, इसका जब विघटन और वियोजन होता है तो टूट फूट के कारण लाल मृदा का निर्माण होता है। अभी किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र जो है आपका वो है राजस्थान, दूसरा क्षेत्र है महाराष्ट्र, तीसरा क्षेत्र है कर्नाटक, चौथा क्षेत्र है तमिलनाडु, पाँचवा क्षेत्र है आपका ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट, और छठा क्षेत्र जो है उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और कुछ छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड वाला वो क्षेत्र। ये तो बात हो गई। उसके फिर अब नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे हम लोग। नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा हमको कि जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसका फिर नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, फिर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, फिर त्रिपुरा और मेघालय का जो है दक्षिणतम भाग, वहाँ आपको देखने को इसका विस्तार मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें उपज कौन सी होती है, दलहन और तिलहन की उपज होती है। उसके फिर हम बात करेंगे कि इसका जो रंग है ये लाल रंग क्यों है। टमाटर ज़्यादा खाता है इसलिए लाल रंग है, हाँ, तो इसका जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण है। अब देखिए इसमें जो लाल रंग में जब जल प्रवेश कर जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। मैप में आप देखेंगे तो आपको जहाँ लाल मृदा दिख रही है वहाँ कहीं कहीं पीला दिखेगा। ठीक, क्यों का क्या कारण है इसका, जल के कारण। अब देखिए किस पदार्थ की इसमें अधिकता होती है, किस पदार्थ की इसमें कमी होती है। तो इसमें अधिकता किसी भी पदार्थ की नहीं है, कमी लेकिन किस चीज़ की है, चूना की है, पोटास की है, फॉस्फेट की है, मैग्नीशियम की है, नाइट्रोजन की है, ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की कमी हर जगह है, ठीक है, सिर्फ पर्वती को छोड़ कर। अब देखिए इसकी समस्या जो है, इसका समाधान क्या होगा, तो समाधान ये होगा कि NPK जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक, जो उर्वरक होते हैं, ठीक,
उनके छिड़काव से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। एनपीके का जो रेशियो है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 4:2:1 जो है इसका रेशियो है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं लाल मृदा हो गई, उसके बाद फिर हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की। लेटराइट मृदा की खासियत क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। लेटराइट मृदा की जो खासियत है दोस्तों वो ये है, इसका जो नाम है लैटिन भाषा में से क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है ईंट। जो ब्रिक आप देखते होंगे जिससे आपका घर बना होगा, ठीक है, वो किससे बना होता है, लेटराइट मृदा से। ठीक, बाकी भी मृदा लाल मृदा से भी बनाते हैं, लेकिन जो इसका नामकरण हुआ है वो ईंट के कारण हुआ है। ठीक, लेटर सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी या किसने अध्ययन किया था इस पर। तो एफ बुकानन जो थे 1905 में इसका अध्ययन किए थे कि एक प्रकार की और भी मृदा है, उसका नाम है लेटराइट मृदा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है। तो विस्तार जो इसका 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, केरल में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और कुछ आपका ये जो है तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कुछ क्षेत्र आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। देखिए जब ये भीगती है, जब इस पर बारिश होती है, अब मानसून यहीं से प्रवेश कर रहा है, ठीक, तो भीगने पे क्या होंगी कि मुलायम हो जाएंगी, लेकिन जब सूखेगी तो ये कड़ी हो जाएगी और ढेलेदार हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स रूप नहीं है। अब देखिए मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, मौसमी मतलब मानसून। ठीक है, तो मानसून कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, प्रवेश हो रहा है भारत में, तो ये केरल के तट से। ठीक, कब होता है, 15 जून के आसपास। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे भारी वर्षा होती है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, तीव्र निच्छालन होती है। निच्छालन का मतलब आपका लीचिंग हो गया ये। ठीक है, लीचिंग क्या होती है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके कारण ही, लीचिंग के कारण ही लेटराइट मृदा की उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ। देखिए निच्छालन का मतलब क्या हुआ इस पर हम जान लेते हैं कि जी ये जैसे आपका लेटराइट मृदा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारी वर्षा हो रही है। ठीक, तो ये जो प्रदेश है वो क्या है, आर्द्र प्रदेश है। आर्द्र का मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसकी बात कर रहे हैं। जब बारिश होती है और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है, तो जहाँ पे ये जो खनिज तत्व हैं ये क्या होते हैं, रीस रीस के नीचे जाने लगते हैं। जब रीस रीस के नीचे जाने लगते हैं, ठीक है, तो खनिज तत्वों का निच्छालन हो गया, और खनिज तत्वों का निच्छालन हो गया तो ये मृदा कैसी बन जाती है, लेटराइट मृदा बन जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि लेटराइट मृदा की उत्पत्ति का एक और कारण है कि देखिए इसमें जो रासायनिक संगठन हो रहे हैं और जो इसकी ऊंचाई है, इन दोनों पे इसका गहरा संबंध है। क्या संबंध है, देखिए जैसे ये ऊंचा क्षेत्र है और ये नीचा क्षेत्र है। ठीक है, जो ऊंचाई पे जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे आपको एसिडिक देखने को मिलेगा, लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कम एसिडिक होगा। ठीक, ये आपका डिफरेंस का हो गया। अब इसमें कौन कौन से फसल का उत्पादन होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका हो गया चाय का उत्पादन, दूसरा हो गया कॉफ़ी का उत्पादन, तीसरा हो गया मसाला, नारियल, काजू, इन चीज़ों का उत्पादन होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये देखिए किन खनिज तत्वों की अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो उसका कलर जो होता है हल्का सा रेड और ब्राउन होता है। ठीक, और उसके बाद फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी किस चीज़ की है, नाइट्रोजन की कमी हर सॉइल में है। ये शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, आप बोर भी हो रहे होंगे कि बार बार नाइट्रोजन आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉस्फोरिक अम्ल हो गया, इसकी कमी होती है। पोटास की, चूना की, कार्बनिक तत्व की कमी होती है। इनका क्षेत्र मैंने बता दिया है, केरल और पूर्वी तमिलनाडु और कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र और कुछ कर्नाटक का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मृदा की, वो है पर्वतीय मृदा। देखिए पर्वतीय मृदा जो है आपकी, ये कहाँ पे आपको पाई जाएगी, जो ये वाला आपका क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो ये तराई वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा हुआ, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, यहाँ पे आपको विस्तार इसका देखने को मिलेगा। उसका फिर बात करेंगे कि हिमालय क्षेत्र की जो घाटियाँ हैं, ठीक, और जो ढाल है, वहाँ पे 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें जैव तत्व की प्रचुरता होती है। ठीक, ह्यूमस जो है काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अन्य तत्व जो हैं उसकी कमी होती है। ये इसकी खासियत हो गई। अब देखिए जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसका जो अनुपात है यहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो ये वाली मृदा हो गई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये मिट्टी जो है ये छिछली और अपरिपक्व है। मतलब ये जो आपका टूट फूट इसमें काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ढलान है, ठीक है, बारिश हुआ तो जो मिट्टी जो है ये बह जाती है। ठीक, तो इसीलिए छिछला और अपरिपक्व कहते हैं। और इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय नेचर। ठीक, उसके बाद फिर बात करेंगे कि इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है। अब देखिए जो ये मृदा है जिसका स्वभाव अम्लीय है, अम्लीय मृदा में क्या होता है कि चाय का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। जैसे कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का।
ये आपको क्लियर है। असम के क्षेत्र में आपका चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा कि सेब की खेती होती है, और हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा सेब की खेती है। कुछ क्षेत्र में आपको गेहूँ और जौ का भी खेती देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया माउंटेन सॉइल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉइल जो है आपका डेजर्ट सॉइल है। डेजर्ट सॉइल की खासियत क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डेजर्ट सॉइल की जो खासियत है वो ये है कि मरुस्थलीय मिट्टी का विकास कैसे हुआ है। जो क्षेत्र शुष्क हैं और अर्ध शुष्क हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिड और नॉन एरिड रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन। शुष्क का मतलब हो गया कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, आर्द्रता की कमी है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, शुष्क कहलाते हैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्षेत्र में बात करते हैं तो एक राजस्थान क्षेत्र हो गया, और गुजरात का जो ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ देखने को मिलेगा, और ये जो कच्छ खाड़ी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रण ऑफ कच्छ, और उसके बाद फिर आपको दक्षिण पंजाब ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इस मृदा में क्या मिलता है, यह मृदा रेत और बजरी से युक्त है। बजरी का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो सड़क निर्माण में होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो जैव पदार्थ, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद फिर दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जो दलहनी फसलों की बात किए थे वो आपको जलोढ़ में भी देखने को मिलेगा कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, और यहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन से, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए एक अल्फाल्फा हो गया, एक ड्राई बीन्स हो गया, ठीक, मटर हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, ये सब जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थलीय मृदा जो है ये इनका जो जल धारण है, सोखने की क्षमता है बहुत कम होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, सोखने का मतलब ये सीधे नीचे चली जाती हैं, तो जो इन पर पानी जो है इकट्ठा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसलिए इनकी सोखने की क्षमता काफ़ी कम है। इसीलिए इस मिट्टी में जो फसल उगाने के लिए जो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना आवश्यक है। और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कैसे होगी, जो इंदिरा नहर कैनाल का अपना नाम सुना होगा, ठीक है, उसके द्वारा ही राजस्थान में सिंचाई अब सुलभ हो पा रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय और क्षारीय मृदा होती क्या है। देखिए जिस मृदा का पीएच मान कम हो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय मृदा या एसिडिक नेचर। और जिसका पीएच मान, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, बेसिक नेचर या क्षारीय नेचर। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि 0 से लेके 14 तक उस पर नंबर जो होता है वो मेंशन होता है, और एक जो 7 वाला जो नंबर मेंशन होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो 0 है वो एसिडिक नेचर होता है, और जो 14 है वो मोर बेसिक नेचर है, मतलब ज़्यादा क्षारीय है, और ये ज़्यादा अम्लीय है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे केमिस्ट्री में तो आपको बैटरी एसिड जो होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका पीएच मान 0.5 के आसपास आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन जो मोर बेसिक है वो ड्रेन क्लीनर जो है, ठीक है, जो टॉयलेट का आपका ड्रेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको बेसिक नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मिट्टी का जो मान है, ठीक, पीएच मान है, ठीक, अगर कम होता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, अम्लीय। पीएच मान अगर अधिक है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्षारीय। ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद बात करेंगे कि अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी जो होती है किसी भी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, प्रॉब्लम इसमें होता ही होता है। अब हम बात करेंगे कि जो सामान्य फसलें हैं, सामान्य फसलों उगाने के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, तो 6 से लेकर 7 के बीच में अगर पीएच है, ठीक है, हल्का सा अम्लीय नेचर है, तो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है किसी भी फसलों के लिए। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अम्लीय मृदा जो है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक, अवसादी चट्टान जो है, पहले अग्नेय हमने पढ़ा था, इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री पढ़ा था, फिर मेटामॉर्फिक पढ़ा था, तो ये सेडिमेंट्री से इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका लेटराइट हो गया, ठीक है, लौह में लाल हो गया, ठीक, और अन्य लाल मृदा जो है, ठीक है, इन्हीं समूह की मृदा है, सेडिमेंट्री रॉक की ये मृदा है। उसके फिर अब हम बात करते हैं कि जो भू आकृति है, ठीक है, अम्लीय मूल सामग्री है, नमी युक्त जलवायु है, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में इसका विकास देखने को मिलता है, किसका, अम्लीय का। अब हम बात करते हैं, देखिए एक मिनट, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखने को मिलेगा हमें कि जिस क्षेत्र में तापमान और नमी युक्त मतलब मॉइस्चर जलवायु और अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से वेदरिंग की क्रिया होगी, तीव्र अपक्षय होगा, टूट फूट की क्रिया होगी, और क्षारों की लीचिंग जो है इसके कारण बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है, वेदरिंग के कारण इसकी लीचिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाती है, मतलब जो खनिज है वो रीस के नीचे जाते रहता है। ये चीज़ हम लोग कहाँ कवर किए थे,
ये आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। जो लेटराइट सॉइल था वहाँ पे था। उसके बाद फिर अब बात करते हैं हम लोग कि जो क्षेत्र है जहाँ पे उच्च तापमान है, भारी वर्षा हो रही है, अत्यधिक लीचिंग हो रही है, तो वहाँ पे अम्लीय मृदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जो ऊंचाई पे हैं और जो नीचे हैं, यहाँ पे आपका अम्लीय ज़्यादा होगा, यहाँ पे अम्लीय कम होगा। ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं हम। देखिए समस्या तो आपको देखने को मिल गया, लेकिन समाधान अब हमको करना है, ठीक। तो समाधान कैसे होगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जो अम्लीय मृदा है, ठीक है, कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग करें, तो चूने का छिड़काव करना पड़ेगा। किसका छिड़काव करना पड़ेगा, जो लाइम होता है चूना, उसका छिड़काव करेंगे तो अम्लीय से थोड़ा सा इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा, तो ये उपयुक्त मृदा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका जब पीएच आपका 4 पहुँच गया, 3 पहुँच गया, अम्लीय ज़्यादा हो गई, ठीक। तो इसको कम करने के लिए अगर हम लाइम चूने का प्रयोग करेंगे तो ये लगभग 6 से 7 के बीच में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्षारीय मृदा के बारे में। क्षारीय मृदा मतलब बेसिक सॉइल। भारत में क्षारीय मृदा जो है शुष्क और अर्धशुष्क मतलब एरिड और नॉन एरिड रीजन में पाई जाती है। उसके बाद फिर कुछ भाग जो दलदली भाग हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी जो उत्पत्ति होती है, एरिड और नॉन एरिड जो रीजन है, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में जल तल जो है जब ऊंचा हो जाता है, ठीक है, और जल प्रवाह दोषपूर्ण हो जाता है, मतलब जैसे लीचिंग की जो क्रिया होती है, ठीक, तो वो आपने देखा यहाँ पे कहाँ पे, लेटराइट मृदा में, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल तल ऊंचा होना, मतलब क्या कि जो ये जो खनिज है, ये आपके जो साल्ट है, ये जब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट आपको डिटेल में समझाते हैं। ये जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक, ये कैसा है, एरिड है और नॉन एरिड है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क है, मतलब यहाँ बरसात नहीं हो रही है। जब बरसात नहीं हो रही है तो यहाँ पे तापमान इसका अधिक होगा, और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया होगी। वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन की क्रिया अधिक होगी, और जब वेपराइजेशन की क्रिया अधिक होगी तो जो यहाँ से नमी होगी, ये क्या होंगे कि वेपराइजेशन होने लगेगा, तो यहाँ से जो नमी आएगी, ठीक है, तो कुछ इसके जो लवणीय क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब जो साल्ट जिसमें उपस्थित है, और कुछ खनिज हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसके जो खनिज है यहाँ पे ऊपर आने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं ये ऊपर आने लगेंगे, और जब ये ऊपर आने लगेंगे और सतह पे ये इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको दिखेगा सॉल्ट, क्या दिखेगा, नमक दिखेगा, ठीक। और जब नमक दिखेगा तो यही एक लवणीय मृदा कहलाती है। अब हम बात करते हैं, फोटो तो आपको दिखाया था कि कैसा होता है, देखिए, तो ये किस कारण से होता है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इस पर अगर हम शॉर्ट में चर्चा करें तो देखिए, बचपन में जब इन्वर्टर की सुविधा नहीं होती थी, ठीक है, तो घर में क्या होती थी, डिबरी होती थी, जैसे कोई सिरप हो गया, ठीक, तो सिरप जब खाली हो गया पी के, जब आपका स्वस्थ शरीर हो गया, तो मम्मी लोग क्या करती थी कि उसी सिरप के बॉटल को एक डबरी बना देती थी। डबरी में क्या होता था, केरोसिन होता था, और उसमें एक बाती रखी जाती थी, कपड़े की हो गई या रुई की हो गई, ठीक है, तो बाती रखी जाती थी। उसके बाद फिर क्या होता था कि ये जो केरोसिन है ये ऐसे चढ़ता था, ऊपर चढ़ता था, और जब ये यहाँ पे मॉइस्चर आ जाता था तो जब इसमें आग लगाया जाता था माचिस से तो ये जलने लगता था, ठीक। तो ये किस क्रिया के कारण होता है, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, क्या हुआ है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है और सोडियम है, ठीक, ये जो है आपके जो सतह पे आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो क्षेत्र है वो लवणीय हो गया है, मतलब सेलाइन हो गया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये देखिए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं ये मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाती हैं। अब देखिए ये समस्या किस क्षेत्रों की है, ये बात कर लेते हैं हम लोग कि देखिए, जैसे जिन क्षेत्रों में आपका, जैसे दक्षिण पंजाब हो गया, दक्षिण हरियाणा हो गया, दक्षिण राजस्थान हो गया, जिन क्षेत्रों में उर्वरक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जैसे HYV सीड जो हुए थे, ठीक, ये क्या हरित क्रांति में हुआ था 1966 और 67 में स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है। तो जब ये सीड का प्रयोग किया जाने लगा तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सिंचाई की जाने लगी, और ये जो सटा हुआ क्षेत्र है वो राजस्थान से है, तो यहाँ पे बारिश काफ़ी कम मात्रा में होती है, तो सिंचाई ज़्यादा हुई, ठीक। सिंचाई के कारण जो इवापोरेशन हुआ तो जो कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सोडियम का जो मिनरल्स था वो क्या हुआ, एवापोरेशन के कारण रिस के कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आने लगे, ऊपर आके जो ऊपरी सतह है वहाँ पे इसका फैलाव देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि जो इसका पीटी फैक्ट है वो क्या है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए या इसके खारेपन को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और जिप्सम का प्रयोग किसके लिए भी होता है, सीमेंट उद्योग में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात है वो क्या है
कि चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे चूने की लीचिंग तभी होगी जब 1 फीट तक जल अगर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके चूने की जो है वो लीचिंग होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ये लवणी मृदा के बारे में। लवणी मृदा जो है आपकी सलाइन सॉइल, इससे बात करेंगे तो ये जो मृदा में जब सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या काम करती है, लवणी मृदा में का निर्माण करती है, लवणी मृदा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र हैं लवणी मृदा से, वो तो आपने पंजाब भी देखा, हरियाणा का भी क्षेत्र देखा, ठीक, और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है। उसके बाद फिर जो लवणी मृदा के जो प्रभाव हैं वो क्या है कि साल्ट अफेक्टेड है। इस मृदा में आपको देखने को मिला कि ये सलाइन नेचर होता है और कुछ अल्कली नेचर होता है और कुछ कोस्टल प्लेन में देखने को मिलेगा आपको लवणी प्रभाव जो है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्षारीय मृदा से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो कुछ उत्तर प्रदेश का भी है, जैसे वेस्ट यूपी देखेंगे आप, ठीक है, वहाँ पे हरित क्रांति के समय HYV सीड का प्रयोग किया गया था, ठीक है, और इनको पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण से ये जो है क्षारीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है। केमिकल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक लवणी मृदा आपको देखने को मिलेगी गुजरात के क्षेत्र में। अब देखिए गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको साल्ट जो है काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो है एक होता है मृदा लवणी भवन, मतलब सॉयल सलाइन बिल्डिंग। ये कैसे होता है, मृदा में एकत्रित और प्लस जल के वाष्पीकरण होने से जो छूट जाता है वो क्या होता है, नमक होता है। जैसे आप मान लीजिए ये कंटेनर है आपका कोई, ठीक है, इसमें आपका पानी भी भरा हुआ है और आपने नमक का एक पैकेट घोल डाल दिया। जब यहाँ से आप फायर देंगे, ठीक है, आग जलाएंगे, तो इवापोरेशन के कारण, ठीक है, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो आपका सॉल्ट बचेगा। तो उसी की बात कर रहा है वाष्पीकरण की, ठीक है, खनिज मिनरल से उत्पन्न होती है। उसके बाद फिर सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदा जो है अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य का मतलब ये हो गया कि इससे आपका लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये पास नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो पास नहीं हो पाई मतलब ब्लॉकेज हो गया, और जब ब्लॉकेज हो गया तो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए इसमें आप जब तक ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलाएंगे, ठीक है, जुताई इसकी आवश्यकता हो जाती है। जब जुताई करेंगे तो केसकत जो है वो टूटेगा, और जब टूटेगा, ठीक है, तो नया केसकत बनेगा। जो केसकत ब्लॉक हो गया था अब नया केसकत बनेगा, और उसके बाद फिर ये मृदा का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। या देखिए अगर लवणी मृदा है तो इसमें कुछ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ जो तालाब वालाब होती हैं, ठीक है, वहाँ से मिट्टी लेके आए और इसका छिड़काव कर दिए, तो भी आप एक तरीके से इसका उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये पिटमय मृदा की। पिटमय मृदा जो है ये कहाँ देखने को मिलती है, दलदली क्षेत्र में देखने को मिलती है। पीट और जैविक मिट्टी, ये भारी वर्षा जहाँ पे उच्च आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। उसके बाद फिर देखिए इसका जो विस्तार है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है भारत में। उसके बाद फिर इसमें जो ह्यूमस की उपस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अच्छी पैदावार मानी जाती है। जैसे आपको अगर अच्छी बागवानी करनी है तो आप इस मृदा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किन क्षेत्रों में हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसमें बात करते हैं। देखिए जो दलदली क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा होने लगते हैं, तब इसका निर्माण होता है, किसका, पिटमय मृदा का। मतलब ये आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि दलदली क्षेत्र में इसका निर्माण होता है, उसे ही दलदली मिट्टी को भी हम लोग पिटमय मृदा कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये मृदा जो है काली, भारी और अम्लीय नेचर की होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इनका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है ये बात कर लेते हैं। देखिए बिहार का कुछ क्षेत्र हो गया, ठीक, दूसरा हो गया उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, तीसरा हो गया आपका बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात का क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये मृदा जो है हल्की और कम उर्वर उपभोग करती हैं, मतलब जैसे इसमें केमिकल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को पड़ेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैसे सिक्किम राज्य जो है आपका, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है, तो इसमें वैसे ही पैदावार इतना ज़्यादा है कि इसमें मतलब उर्वरक का प्रयोग कम से कम किया जाता है। और जो ऑर्गेनिक हैं जैसे आपका गोबर हो गया, ठीक है, इन सब का छिड़काव करके इसमें काफ़ी भारी मात्रा में उपजाऊ इसे बनाते हैं लोग। उसके बाद फिर अब बात करते हैं कि जल की मात्रा जो है इसमें कम होते ही इस मिट्टी या इस मृदा में चावल की कृषि शुरुआत कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपका, एक मिनट, ये देखिए बिहार है आपका, ठीक, गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है 12 जिलों से, ये क्वेश्चन है
67 बीपीएस ये आपने दिया होगा। तो 12 जिलों से प्रवाहित होती है गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी का जो ये उत्तरी भाग है और ये जो दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग में कोसी नदी आती है तो ये बाढ़ का कारण उत्पन्न कर देती है उत्तरी भाग में, और जो दक्षिणी भाग है ये थोड़ा सा क्या है, शुष्क प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे बारिश का पानी भी नहीं होता है काफ़ी ज़्यादा, और ना ही इसमें नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा सा सूखा क्षेत्र माना जाता है और ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो बिहार में 38 ज़िले हैं, आधा भाग तो आपका बाढ़ से प्रभावित है, आधा भाग जो है आपका सूखे से प्रभावित है। ठीक, तो एक परियोजना है भारत सरकार की, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, तो अगर ये नदी जोड़ो परियोजना सक्सेसफुल होती है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना है आपकी यूपी और एमपी की, तो उसी तरीके से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं अगर इनका इंटरलिंकिंग कर दिया जाए तो इससे हम लोग निजात पा सकते हैं कि यहाँ जो बाढ़ है यहाँ पे आ जाएगा तो ये सूखा क्षेत्र भी उपजाऊ हो सकता है। तो ये रही। अब देखिए बाढ़ का पानी है, ठीक है, पानी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो पैडी की फसल जैसे चावल है आपका पैडी, ठीक है, तो इसके मतलब कृषि के लिए, इसका उत्पादन के लिए आपको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी ज़्यादा होती है वहाँ पे चावल की खेती आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो जब बरसात आती है या फिर जब बाढ़ आती है बिहार में, तो बाढ़ का पानी जब कम हो जाता है तो कम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चावल की खेती अच्छे पैमाने से होती है। अब हम बात करते हैं, ये मेन जो समस्या है वो क्या है, सॉइल इरोजन की समस्या। इस पर हम लोग, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। देखिए सॉइल इरोजन होता कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए जल हो गया आपका, वायु हो गया, पवन हो गया, आदि के द्वारा जब मिट्टी के ऊपरी आवरण जो है, ठीक है, क्रमिक कटाव हुआ, ठीक है, और स्थानांतरण हो, एब्सोल्यूशन हो, ठीक है, तो उसे ही हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या मतलब, जैसे आपकी मृदा है, जल का बहाव मान लीजिए तेज है तो इसमें कटाव हो जाएगा, वायु बह रही है, पवन बह रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कटाव होगा, और जब कटाव होगा तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्थानांतरित होंगे, तो यही मृदा इरोजन है, यह सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन कहते हैं इसको। तो उसका फिर कारण जो है, इसका कारण ये है कि ये जो है निर्वनीकरण के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो पेड़ की कटाव होती है, ठीक है, उसके कारण ये सॉइल इरोजन होता है। जो सॉइल की जो रूट है ये मृदा को बांधे रखती है, लेकिन जब ये आप वृक्ष ही काट देंगे तो सॉइल इरोजन जो है वो स्वाभाविक सी बात है। उसके फिर अत्यधिक पशुचारण, मतलब जैसे कोई गाय भैंस है, ठीक है, जिस क्षेत्र में जाएंगे तो उनके खुर से काफ़ी भारी मात्रा में जो पृथ्वी की जो ये मिट्टी की जो पहली परत है, ठीक है, उखड़ने लगेगी, और चराई भी अधिक करेंगे तो भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे पानी बहा या हवा चला तो ये एक जगह से दूसरी जगह होने लगेंगे, तो यहाँ भी सॉइल इरोजन आपको देखने को मिला। झूम कृषि, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको जैसे खेती बाड़ी की है उसके फिर उसको जला दिए, कुछ साल तक छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे खेती बाड़ी की है उसको जला दिए, फिर यहाँ पे आए, ठीक है, फिर से ये उपज होने लगी, लेकिन उपज तो हो रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो है इसकी जो समस्या है मृदा की वो अपर्दित होने चालू कर देती है, तो सॉइल इरोजन वाला समस्या उत्पन्न हो जाता है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ठीक, अगर जैसे जो क्षेत्र है, मान लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है और नहीं होती है, तो आदमी क्या काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करता है, ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि अवैज्ञानिक कृषि पद्धति लागू हो जाती है, कि मतलब जो मिट्टी की, जैसे मिट्टी बीमार है उसका जो इलाज सही तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, तो वो चीज़ अगर नहीं हो पाती है, ठीक, तो वहाँ पे ये मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद फिर जब खनन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर अंधाधुंध खनन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सॉइल इरोजन की समस्या देखने को मिलेंगी। अब देखिए प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए चंबल और यमुना नदी के जो किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलेगी। पश्चिम हिमालय गिरिपदी क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि ढलान है, तो काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा का जो पानी होता है वो काफ़ी तेज़ी से बहता है, तो वहाँ ये समस्या देखने को मिलेगी। फिर छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ भी देखने को मिलेगी। ताप्ती से साबरमती जो घाटी है, मालवा का क्षेत्र, घाटियों में जो भी प्रभाव होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, तो वहाँ भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की काली मिट्टी जो है वहाँ पे आपको ये समस्या मिलेगी सॉइल इरोजन की, ठीक, फूल रही है फिर पचक रही है, मतलब सिकुड़ रही है, ठीक, वहाँ ये समस्या देखने को मिलेगी। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, वहाँ भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग कि जो भारत में चंबल घाटी है, चंबल घाटी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन आपको देखने को मिलेगा, गुली इरोजन, ठीक है, कैसे हुआ है इस पर हम बात करेंगे। इसका एक क्रम होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन का एक क्रम होता है कि पहले प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब आप अधिकारी बनेंगे, तो उसी तरीके से जो अवनालिका अपरदन है इसका भी एक क्रम होता है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। होता क्या है कि सामान्यतः जो तीव्र ढाल होते हैं, ठीक, और वर्षा से गहरी हुई अवनालिका कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, और जिससे जो कृषि जो पद्धति है वो अनुपयुक्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ढाल है और यहाँ तेज़ी से बरसात हो गई, ठीक है, तो यहाँ का जो मृदा है, ठीक है, इसका टूट फूट होना चालू हो जाता है, और जो टूट फूट होना चालू होता है तो ये कहीं गड्ढा निर्माण कर देगी, तो एक तरीके से
इसका जो पैटर्न था अभी तक का जो बहाव का, वो चेंज होने लगता है, और जब चेंज होने लगेगा तो ये एक बड़ा आकार ले लेता है, तो वही आपका अवनालिका अपर्दन है। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी स्थलाकृति है वो कैसी है। ठीक है, उख्यात भूमि स्थलाकृति किसे कहते हैं, इससे बात करते हैं। जिस प्रदेश में अवनालिका और बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उख्यात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मृदा अपर्दन की जो प्रक्रिया है उसका क्रमिक अनुक्रम कैसे है। जैसे अभी बात की ना कि प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तब जाके आप अधिकारी बनते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, ठीक है, बारिश की बूंद जो है इस मिट्टी पे पड़ी छोटी छोटी, तो ये क्या होंगे कि इसे आघात हुआ तो मृदा का कण जो है टूटने लगेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक, तो ये असफल बूदाघात अपर्दन कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। उसके फिर जो सेकंड आपका है वो क्या होता है कि परत इरोजन, मतलब ये टूट फूट हुआ, अब इसका एक परत जो है एक लेयर ही समाप्त हो गया। ठीक, तो उसे सीट इरोजन कहते हैं, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे तो सीट इरोजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रिले इरोजन। रिले इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहराई वाले क्षेत्र का निर्माण होता है तो उसे रिले इरोजन कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब ऐसे इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है, कम गहराई है, ठीक है, तो ये रिले इरोजन हो गया आपका। अब ये हमारा लास्ट पेज है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, रील इरोजन के बाद क्या होगा कि अवनालिका अपर्दन शुरू हो जाएगा, गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होगा कि नालियाँ बड़ी हो जाती हैं जिससे और गहराई हो जाती है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि धारा चैनल अपर्दन, मतलब स्ट्रीम चैनल इरोजन। अब जब इसका क्षेत्र थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ऐसा, अब यहाँ से पानियों का फ्लो हो गया तो देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे ये वी शेप है ये यू शेप का हो जाएगा, तो ये धारा चैनल अपर्दन हो जाएगा। अब देखिए, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है तब चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। मतलब अब देखिए, ये स्थिर ढाल मिल गया ना अब इसको, अब ये परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। अब आसानी से जितना काट सकती थी नदियाँ उतना काटी, उसका फिर अब ये अस्थायी हो गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट, ये सोरगम। सोरगम क्या है कि ये ज्वार है एक तरीके का, और यहाँ पे भूमि अपर्दन अधिक देखने को मिलती है, भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसका फिर हम बात करते हैं कि मृदा संरक्षण। अभी तक तो हम समस्या पे बात कर रहे थे, अब समस्या का समाधान करना है, ठीक है। और जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये देखिए 2:45 सुबह के हो रहे हैं, ठीक है, 2 तारीख है आज। हालत ख़राब हो रही है लेकिन कंप्लीट करना है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मृदा संरक्षण पे। मृदा संरक्षण की प्रचलित जो पद्धति अभी तक चली आई है वो क्या है, एक तो आपका हो गया सीढ़ीदार खेती। अगर कभी आप नैनीताल गए होंगे या उत्तराखंड या किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में गए होंगे तो आपको इस तरीके की खेती देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है कि मृदा अपर्दन कम होता है। जैसे काफ़ी तेज़ी से मान लीजिए यहाँ से पानी आया, ठीक, अब यहाँ पे तो ढलान कम हो गया, ढलान कम हुआ तो फिर यहाँ पे बहा, फिर ढलान कम हुआ फिर यहाँ पे, तो इस तरीके से मृदा अपर्दन कम हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो चराई, अत्यधिक चराई हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम नियोजित चराई करें, ठीक है, जैसे किसी दिन इस क्षेत्र में चराई करवाए, फिर किसी दिन इस क्षेत्र में चराई कराए, फिर किसी दिन इस क्षेत्र में चराई किए, तो मृदा अपर्दन कम हो जाएगी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि वृक्षारोपण, फॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हमको करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो मृदा संरक्षण हम लोग कर पाएंगे। जैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन था, ठीक है, वृक्षों की कटाई की जा रही थी, तो एफॉरेस्टेशन में आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा, तो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखेंगे। ये चीज़ हो गया। अब बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण से तात्पर्य ये है कि जैसे नदियों में जब भारी मात्रा में पानी आती है, ठीक है, तो काफ़ी भारी मात्रा में अवनालिका अपर्दन होना शुरू हो जाता है, सॉइल इरोजन चालू हो जाता है। तो हम क्या काम करें कि जो बरसात का पानी है उसको एक जगह इकट्ठा कर दें, मतलब डैम का निर्माण कर दें, तो क्या हो सकता है, इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कृषि की जो पट्टीदार विधि है। पट्टीदार विधि का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लीजिए कृषि क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे हम लोग पट्टी बांध दिए, इस क्षेत्र में हम लोग कृषि कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर क्या काम करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे खेती करेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि इसको एक तो रेस्ट मिल जाएगा, और रेस्ट मिलने के बाद ये जब 1 साल का रेस्ट कर लेगा तो इसमें जब हम खेती करेंगे तो पैदावार इसकी बढ़ जाएगी, ठीक, ये चीज़ हुई। अब देखिए, मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को हम लोग पोषित कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मृदा हमारा समाप्त हो गया, प्रीलिम्स और मेंस का दोनों कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और अगर आपके पास समय होगा 2 मिनट तो सुन लीजिएगा। देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करिए,
जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर इस बार आप जी जान नहीं लगाएंगे तो अगली साल आपको फिर से यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब वो आपके लिए 1 साल 2 साल के बाद आपको बोरियत होने लगती है। तो इसीलिए रिवीजन ऐसा करिए कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके गलत ना हो। और दूसरी चीज़, जैसे एग्ज़ाम जब आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आखिरी टाइम पे रिवीजन हो नहीं पाता है। तो बच्चा यही सोचता है कि काश 1 दिन और मिल जाता, काश 1-2 दिन और मिल जाता, ठीक है, तो मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाता। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आयोग जो है 2 दिन पहले एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है, मेरा तो सब कुछ तैयार है। जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा 7355509443, उस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।